भैया बहनों शुभाशीष, आप पाठ पढ़ रहे हैं मेरी तिब्बत यात्रा। राहुल सांकृत्यायन का यह यात्रा वृत्तांत है। तो हमने जहाँ तक पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसके आगे देखेंगे। आज ये समाप्त हो जाएगा। लिखा है, अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। भैया बहनों, टापू का मतलब होता है चारों ओर से जल से घिरा हुआ स्थल। जिस स्थल के चारों तरफ जल होता है उसे टापू कहते हैं। तो ये जो विशाल मैदान था तिरंगी का, यह भी टापू सा ही मालूम होता था, जिसमें दूर से एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी। उसी पहाड़ी का नाम है तिरंगी समाधिगिर। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया का गंडा बना लेते थे। अब वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, पर आस पास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें ल्याफा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया माने भारवाहक, जिसको आप कुली बोलते हो, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यप थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढके तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं। ललाट धूप से जला जा रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यप सुमत के परिचित तिरंगी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी से मिलने का बहाना करके शंकर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों बिहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। बेगार माने बिना किसी पैसा दिए खेती का इंतजाम करने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शंकर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। भद्र माने अच्छे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यह एक अच्छा मंदिर था, जिसमें कुंजर बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर एक अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 फेर से कम नहीं रही होगी। सुमत ने अपने आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, अर्थात पढ़ रहा था, इसलिए उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था कि 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिरंगी गांव से दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नस्मे से विदाई लेकर चल पड़े। माने भिक्षु से विदाई लेकर चल पड़े। इस तरह यह अध्याय खत्म हो गया। अब अगला पाठ अगले दिन पढ़ेंगे।